साथियों, मैं अनिल राजिमवाले आप सभी को हमारा प्रोग्राम हम खास करके मैं क्षमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल और आज सारे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की 85वीं 85th वर्षगांठ मनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसलिए हम AISF के बहुत संक्षेप में बातें करेंगे। वैसे इसका AISF का इतिहास और विद्यार्थी आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि देश के आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के बाद विद्यार्थियों के योगदान और विद्यार्थी आंदोलन को काफ़ी हद तक उसकी उपेक्षा की गई है। उसके योगदान जायज़ा नहीं लिया गया है। स्टूडेंट्स का आंदोलन, बच्चों का आंदोलन और कच्चे दिमाग वाले आंदोलन, ये सब समझ के कुछ राजनीतिज्ञों ने, आंदोलनकर्ताओं ने स्वयं और एक तरह से कम करके आंका है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी आंदोलन, विद्यार्थी संगठनों और विशेष तौर पर AISF के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को AISF का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कौन से आंदोलन, संघर्ष हुए, किस तरह से हुए, क्या योगदान रहा देश में के आंदोलन में, देश के निर्माण में, आज़ादी के आंदोलन में, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है मेंबरों को, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। कुछ मुख्य बिंदुओं को लेंगे AISF के इतिहास के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, AISF की स्थापना 12 और 13 अगस्त को 1936 लखनऊ में हुई थी। ये बहुत बड़ी घटना थी विद्यार्थी आंदोलन के लिए और समूचे देश के लिए। इस पर जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि AISF यूं ही तो नहीं पैदा हो गया। इसके विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है और हमारे देश में विद्यार्थी आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी में जाती हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के राज में, अंग्रेज़ी राज की मदद के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले गए, लेकिन सब कुछ उनके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ। उन्होंने अपने हिसाब से खोला था, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसी पढ़े लिखे तबके विद्यार्थियों से कई प्रश्न लोगों के दिमाग में पैदा हुए, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हुए, अंतर्विरोध कि आखिर जो अधिकार इंग्लैंड और यूरोप में है वो हमें क्यों नहीं है, जो जनवादी अधिकार दूसरे देशों के लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को हैं, वही अधिकार, उन्हीं अधिकारों से भारत के विद्यार्थियों और जनता को वंचित क्यों किया गया है। और इस तरह से राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी गई। पढ़े लिखे लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू पर
विदेशी। अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से सबसे पहला विद्यार्थी संगठन भारत में 1828 में बना था कलकत्ता में। उसे एकेडमिक एसोसिएशन कहते हैं और उसके नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे और यहीं बस गए थे, टीचर भी थे और स्टूडेंट। इसके अलावा 1838 में एक संगठन बना, 1848 में बना, 1876 में स्थापना हुई जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बहुत बड़ा इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है। समय की कमी के कारण हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एजुकेशन में राष्ट्रीय चेतना पैदा करने में, अपनी मांगों को लेकर के जन चेतना पैदा करने में संगठनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नारी शिक्षा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है कि पटना 1 अप्रैल 1870 को हड़ताल 1 अप्रैल 1870 को हड़ताल हुई थी पटना में। फिर 31 अगस्त 1875 को हड़ताल हुई और छोटे मोटे आंदोलन बीच बीच में होते रहे और अंग्रेज़ नौकरशाही और प्रिंसिपल के रुख के खिलाफ विरोध करते हुए कई दिनों तक यह हड़ताल महत्वपूर्ण है। 1898 में एक बॉयज़ एसोसिएशन दरभंगा में बना था जिसका बहुत बड़ा रोल रहा आगे चल कर के बिहार स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन बनाने में। इस तरह बिहार का विद्यार्थी आंदोलन और बिहार के विद्यार्थी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। 19वीं शताब्दी से ही 19वीं शताब्दी के अंतिम 30 वर्षों में ही वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं। 20वीं सदी की अगर बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण संगठन बिहार में ही बना। सन 1906 में 1906 में उसकी स्थापना पटना में हुई। उसका नाम है बिहार स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन और ये 20 के दशक तक सक्रिय रहा। BSCA संक्षेप में कहते हैं। इसके अग्रणी नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, भारत के भावी राष्ट्रपति, और इसने 1908 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये नियमित रूप से काम करता था, हर साल इसके सम्मेलन होते थे और बहुत बड़ी सदस्यता थी इसके चुनाव वगैरह में पोलिंग एजेंट हुआ करते थे और चुनाव की डेटे पड़ती थी। बहुत सुसंगठित संगठन था बिहार का ये। इसके अलावा भारत में और भी जगह संगठन थे। स्टूडेंट ब्रदरहुड बॉम्बे में था, कलकत्ते में संगठन थे, मद्रास स्टूडेंट एसोसिएशन MSO था। उनके विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं। 1920 में नागपुर में ऑल इंडिया कॉलेज स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑल इंडिया कॉलेज स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और ये AICSC ये कई वर्षों तक बना रहा और इसने भी पूरे देश के पैमाने पर विद्यार्थियों में जागृति पैदा करने में बहुत बड़ी मदद की। इसका गहरा संबंध के नेतृत्व वाला जो गैर असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ था। तो इस बीच में 1920 से लेकर तो 36 के दौर में सारे देश में एक विद्यार्थियों का उभार आया। बिहार, बंगाल, पंजाब, आसाम, मद्रास, बम्बई, उत्कल प्रदेश, रंगून, बर्मा, यूपी में बहुत मजबूत स्टूडेंट मूवमेंट था, आंध्र प्रदेश इत्यादि जगहों में। इस प्रकार 20 और 30 का दशक आते आते भारत का विद्यार्थी आंदोलन एक प्रभावशाली मजबूत आंदोलन बन गया था। कई सारे विश्वविद्यालय, 16 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी और लाखों की संख्या में विद्यार्थी कॉलेजों और स्टूडेंट विश्वविद्यालयों में, और उनके बीच में एक जागृति बहुत तेजी पैदा हुई। राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा इसमें भूमिका रही और विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में रही। आजकल राष्ट्रीयता की बात या नेशनलिज्म की,
20 और 30 के दशक में या इससे पहले भी बंग भंग आंदोलन और दूसरे आंदोलन हुए, जिसमें विद्यार्थियों की निर्णायक राष्ट्र हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को अंग्रेजी साम्राज्यवाद और से मुक्ति मिलनी चाहिए, और तभी जाकर के एक सही तरीके की शिक्षा मिल सकता है। ये चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में इन विद्यार्थियों और इन विद्यार्थी संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवा कुछ चरम दक्षिणपंथी संगठन, प्रतिक्रियावादी संगठन, जिन्होंने कभी भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, उससे अलग रहे, उनकी कोई भूमिका नहीं रही राष्ट्रीयता में, राष्ट्रवाद में और देश की आज़ादी के आंदोलन। अब हम आएंगे 1936 में जो AISF की स्थापना हुई है। 1936 में AISF की स्थापना बहुत दिलचस्प तरीके से, उससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टियां थी, नेता थे, वो आपस में बात कर रहे थे और लोग भी बात कर रहे थे, और ये बात महसूस, देश का आज़ादी का आंदोलन और देश का विद्यार्थी आंदोलन एक ऐसे मंजिल में पहुंच गया जहां उसे एक अखिल भारतीय पैमाने पर विद्यार्थी संगठन की आवश्यकता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे रायवादी और सुभाष चंद्र बोस और तथा अन्य कई तरह के राजनीतिक रुझान और गैर राजनीतिक इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, और उनसे जुड़े हुए विद्यार्थी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि है एक अखिल भारतीय पैमाने पर विद्यार्थी संगठन, मिला जुला सभी राजनीतिक विचारधारा का, सिवा चरम दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक विचारधारा को के उन्हें ऐसा विद्यार्थी संगठन बनना चाहिए। इसके बारे में संघर्ष शुरू हो गया, इसके बारे में कोशिशें शुरू हुई। इस बीच में एक बड़ी दिलचस्प घटना होती है। अंग्रेजों ने देखा कि ये अब AISF या कोई ऐसा विद्यार्थी संगठन बनने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश में उन्होंने, उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, आगरा अवध प्रोविंस भी उससे पहले नाम था इसका, उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट यूनियंस के प्रतिनिधियों को बुला करके उन्होंने वाइस चांसलर्स की मदद से एक सम्मेलन, एक मीटिंग की, और उन्होंने ये एक यूपी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन फ्लोट कर दिया, और उनका इरादा ये था कि उसी को आधार बना करके अखिल भारतीय पैमाने का एक विद्यार्थी संगठन। तो वो चाहते थे कि इससे पहले कि राष्ट्रवादियों का विद्यार्थी संगठन बने, अंग्रेजों के देख रेख में विद्यार्थी संगठन बन जाए। उन्होंने जो मीटिंग बुलाई लखनऊ में, उसमें शोक प्रस्ताव किंग जॉर्ज V की मृत्यु का, तो विद्यार्थियों ने, शाहपुर जी सकलतवाला जो राष्ट्रवादी थे और एक कम्युनिस्ट भी थे, तो उनकी मृत्यु उसी समय हुई थी 1935 में, तो उन्होंने शोक प्रस्ताव लाए। इस बात को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ और काफ़ी बड़े मतभेद हुए, और अंत में वो सम्मेलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गई, और तब एक कमेटी बनाई गई, रिसेप्शन कमेटी बनी। उस रिसेप्शन कमेटी आपके प्रेम नारायण भार्गव और अन्य कई इस तरह के लोग शामिल थे, चतुर्वेदी और दूसरे साथ तय किया कि यह संगठन, उन्होंने उस संगठन पर कब्जा कर लिया और एक रिसेप्शन कमेटी बनाई, और बने PN, जो कि एक राष्ट्रवादी विद्यार्थी थे, और उन्होंने ये तय किया कि अब सम्मेलन खबर कर दी, और सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12 और 13 अगस्त 1936 को यह सम्मेलन लखनऊ में बड़े पैमाने पर गया। ये आज भी वहाँ पर गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल है, और कई सारे बलराम तरह के बहुत सारे हाउसेज हैं जो राजे महाराजाओं नवाबों से जुड़े हुए थे, उनमें से कईयों ने इसकी मदद की,
और बड़े शान के साथ ये सम्मेलन हुआ। घोड़े गाड़ियों में लोग आए, बड़े बड़े लोग आए। इस सम्मेलन की जिना ने की और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसके अलावा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू और तथा अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस सम्मेलन को शुभकामनाएं दी, ग्रीट किया। बहुत शान से हुआ। इसमें 36 डेलीगेट शामिल हुए, जो उस जमाने को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या है, किसी भी समय के लिए बहुत बड़ी संख्या है। 200 स्थानीय संगठन, प्रदेशों के संगठन, उस समय प्रदेश कहा जाता था, के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय तक ये का सबसे बड़ा सम्मेलन जमावड़ा का ये था। और बड़े शान के साथ उन्होंने घोषणा की इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना करते हैं। इस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी प्रेम नारायण गए। इसमें संगठन में सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। उस ज़माने में राजनीति के बारे में बहुत सारे लोग हिचकिचाते थे राजनीति में हिस्सा लेने से, और इस तरह से एक बहुत बड़ा संगठन बना। ये एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन था परिस्थिति में, एक मोड़ था भारत के विद्यार्थी आंदोलन फेडरेशन का जन्म। इसके 3 महीने के बाद 22 नवंबर 1936 को लाहौर में एक और सम्मेलन हुआ, जिसमें AISF का संविधान तैयार किया गया, फाइनलाइज किया गया। इस तरह से 1936 के वर्ष में AISF भारत का और सबसे आगे हुआ संगठन बन गया। बाकी संगठन बहुत कम थे, छोटे मोटे थे, लेकिन प्रमुख संगठन एक। हम बहुत विस्तार में जा नहीं पाएंगे। 1936 से लेकर तो भारत की आज़ादी तक का काल 1947 तक का विद्यार्थी आंदोलनों से भरा हुआ है। ढेर सारे आंदोलन हुए, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। महत्वपूर्ण आंदोलन नोटेबल है, नोट किए करने लायक है, और वह है कि 20 नवंबर 1937 को भारत के इतिहास में पहली बार 20 नवंबर 1937 भारत के इतिहास में पहली बार विद्यार्थी दिवस मनाया गया, विद्यार्थियों के समर्थन में। और इस तरह से विद्यार्थी तबका एक स्वतंत्र तबके के रूप में उतर आया। उड़ीसा में उत्कल मेडिकल स्टूडेंट की हड़ताल हुई 1937 में, वो भी बहुत बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश में हड़तालें हुई, लखनऊ में विद्यार्थी इकट्ठा हुए, और इस तरह से सर्व पार्टी साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन नागपुर में हुआ 1939 में। उसमें भी AISF ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसकी जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। और इस तरह से विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, जनवादी, वामपंथी, समाजवादी, गैर समाजवादी, गैर वामपंथी, हर तरह के तबकों का एक आंदोलन बन गया, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ना मुख्य उद्देश्य को लेकर के बन गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। 1939 से 45 के बीच 1939-1945 के बीच में एक बहुत बड़ा उभार विद्यार्थियों का और पूरे देश की जनता का था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, जिसमें हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में दुनिया पर कब्जा करने का फासिज्म द्वारा अभियान चलाया गया, और उसके खिलाफ यूरोप और दुनिया की जनता ने संघर्ष किया। ये एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी, यूरोप व्यापी और हमारे भी देश में
फासिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसमें एआईएसएफ ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, फासिज्म के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। जापानी फौजों से लड़ने की तैयारी 1942, 43, 44 के दौर में हमारी सीमाओं पर जापानी मारी शुरू कर दी थी। उसका सामना करने के लिए तैयारियां कर फिर एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा और उस अकाल में सुकांत, सत्यपाल डांग, विमला, बहुत सारे ढेर सारे लोग सारे भारत से वहाँ गए और उन्होंने किचन चलाया, खाना बांटा, खाना बनाया, रिलीफ राहत का दूसरा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआईएसएफ की थी, जिससे इप्टा का जन्म हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, साहित्यिक कार्यक्रम हुआ और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया। अब 1942 के बारे में थोड़ा कहना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत प्रचार चलता है कि एआईएसएफ ने किया। ये बिल्कुल गलत। अगर देखा जाए, इतिहास देखे जाए तो 1942 के भारत छोड़ो की सक्रिय भूमिका रही। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सिंध प्रदेश के हेमू कलानी को वो पकड़े गए जब वो रेल की पटरी में बम लगा रहे थे। पुलिस ने पकड़ा और 19 फांसी दी गई। वो एआईएसएफ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इस तरह से ये पहला थे। उसके अलावा बिहार में पटना में कई दिनों तक जुलूस निकले 9 तारीख, 11, 12, 13, 14 को, जिसमें सारे एआईएसएफ के उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की और इस तरह से देश के सभी बंगाल में और भी जगहों पर एआईएसएफ के सदस्यों ने 1942 के आंदोलन में अग्रणी भूमिका अदा की। अब समय की कमी के कारण इससे ज़्यादा पाएंगे। 1945 से 47 का दौर बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर को विरोधी जन उभार का दौर कहा जाता है, जिसकी अग्रणी पात्रों और विद्यार्थियों में सर्वप्रमुख रहा एआईएसएफ। मैं उस इतिहास में अभी नहीं जा रहा हूं कि कुछ दूसरे संगठन भी बने, छात्रों के कैसे बने, क्या मतभेद हुए, हमारे पास उतना समय। 1940 में एआईएसएफ में फूट पड़ी और 2 एआईएसएफ बने वगैरह अभी नहीं है। लेकिन इन बातों के बावजूद 1945 से 47 के बीच में आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में, रॉयल इंडियन नेवी के समर्थन में विद्रोह जो हुआ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ, स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उसके खिलाफ, इन सारे चीज़ों को लेकर पाकिस्तान का जो नारा दिया मुस्लिम ने 16 अगस्त 1946 को, उसका विरोध कर और हिंदू सांप्रदायिक तत्व थे, उन्होंने दंगे शुरू किए। उसके खिलाफ मुस्लिम लीग और आरएसएस ने धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की, उसका विरोध किया। एआईएसएफ और दूसरे 1946 में 6 से 9 जून नागपुर में शिक्षा के जनवादीकरण के लिए सम्मेलन हुआ। 4 दिनों तक, 6, 7, 8, 9। भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षा के जनवादीकरण के लिए अखिल भारतीय पैमाने पर सम्मेलन एआईएसएफ ने किया। यह फ़ख्र, यह श्रेय एआईएसएफ को जाता है, इसे आपको जानना चाहिए। और इस तरह से जो संघर्ष हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इस आज़ादी में विद्यार्थियों की भूमिका किसी से कम नहीं थी और विद्यार्थियों में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की भूमिका सबसे आगे, सबसे अग्रणी, सबसे क्रांतिकारी थी। आज़ादी के लिए बहुत दिए, राष्ट्र मजबूत करने के लिए, राष्ट्रवाद को
आगे बढ़ाने, विकसित करने, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने और उस राष्ट्रवाद में सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों, सभी विचारों, सभी जनवादियों, सभी लोगों को शामिल करने के लड़ाई में एआईएसएफ का रोल रहा। सिर्फ एक या दो संगठन थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, चाहे वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, ये तथ्य है इतिहास का कि आरएसएस ने हिस्सा। कुछ एक और सामंती तत्व थे राजघरानों के, कुछ राजघरानों के, रजवाड़ों के, उन्होंने भी, बाकी सब ने, मास ऑफ द स्टूडेंट्स ने, खास करके एआईएसएफ और एआईएसएफ के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन चला और इसलिए एआईएसएफ को इस बात का गौरव है, श्रेय जाता है कि उसने आज़ादी के आंदोलन में किसी से कम बलिदान नहीं, किसी से कम संघर्ष नहीं किया और अपनी उचित भूमिका विद्यार्थियों ने अदा की। देश की आज़ादी के आंदोलन में तिरंगे झंडे को ऊपर उठाने में, तिरंगे झंडे को देश का झंडा बनाने में और अंग्रेज साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को इस देश से निकाल बाहर करने में। इसमें भगत सिंह भी आते हैं, दत्त भी आते हैं, ये सभी कभी न कभी किसी न किसी रूप में एआईएसएफ और एआईएसएफ से जुड़े हुए जन आंदोलन से संबंधित थे। भारत नौजवान मसलन भगत सिंह की बनाई हुई थी, वह भी एआईएसएफ से जुड़ गई। इतिहास है और इस इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। इस इतिहास को हमारे साथियों को, हमारे मेंबरों को और आम विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आज़ादी के बाद एआईएसएफ का इतिहास। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, गुणात्मक परिवर्तन हुआ, सभी ने स्वागत किया, एआईएसएफ ने स्वागत किया। एक नई परिस्थिति पैदा हुई, पुनर्निर्माण देश का। हम थे, हमारी खेती बर्बाद हो गई, चुनरी नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, अधिक जनता खेतों में लगी हुई थी जिसकी उत्पादकता खत्म हो चुकी थी लगभग। देश दो हिस्सों में, सांप्रदायिक वातावरण काफ़ी जोरदार फैला हुआ था दंगों के चलते, विभाजन के चलते। ऐसी स्थिति में फिर से देश को गुलाम बनाया जा सकता था और सिर्फ भारत पाकिस्तान का ही सवाल नहीं था। हमारे देश में 500-600 रजवाड़े थे, इनमें से ज़्यादातर स्वतंत्र होना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे। तो भारत के दो टुकड़े नहीं, भारत के लगभग 500 से ज़्यादा टुकड़े होने का खतरा था। ऐसे में जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, जिन्होंने लड़ा, उन्होंने आज़ादी के बाद देश का विकास नए सिरे से कैसे करना है, इसके लिए संघर्ष करना शुरू किया। गांधी जी ने रास्ता बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, फ्रंटियर गांधी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सभी ने, सिर्फ आरएसएस जनसंघ इस प्रक्रिया से बाहर रही शुरू में। और इसका नतीजा ये हुआ इस संघर्ष का कि हमारे देश को एक नया रास्ता खोजने में मदद मिली। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 जनवरी 1948 को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक शक्तियों ने, नाथूराम गोडसे ने। बहुत लोग कहते हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं थे, आरएसएस कहता है हम उसमें शामिल नहीं थे, हिंदू महासभा वाले लोग कहते हैं हम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन गोडसे तो खुद ने लिखा है कि मैं आरएसएस हिंदू महासभा का था। और सरदार पटेल ने भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये इन लोगों ने, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने, खास करके आरएसएस हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोगों ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें गांधी जी की हत्या हुई। और अभी तक बहुत सारे दक्षिणपंथी, अभी तक गोडसे द्वारा हत्या की का कोई प्रस्ताव तक नहीं पास किया। तो ये इसका जवाब उन लोगों को देना है। ये एक घटना थी, गांधी जी निशाना नहीं थे, भारत की आज़ादी निशाना थी, भारत का जनवाद निशाना था। इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ
जनवादी संघर्ष का कि 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संविधान मिला और हमारे देश में जनतंत्र की मजबूत नींव खड़ी हुई। एक दिन में 26 जनवरी को सभी तबकों, सभी वर्गों, क्या मर्द, क्या नौजवान, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मजदूर, क्या किसान, क्या पूंजीपति, क्या सभी लोग, सभी वयस्कों को जो 21 और 21 वर्ष से ज़्यादा के थे उनको वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, जो हमारे जनता के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। इस बात पर जोर देना इसलिए जरूरी है कि आज सार्वत्रिक मताधिकार पर खतरा है, आज भारतीय संविधान पर खतरा है। भारतीय संविधान का जो रिपब्लिकन ढांचा है, जो जनवादी ढांचा है, जो समाजवाद उसमें लिखा हुआ है, जो धर्मनिरपेक्षता लिखी है, उस पर खतरा है। और इसलिए भारतीय संविधान भारत की संपूर्ण जनता के हाथ में देश के पुनर्निर्माण का एक हथियार है। इसे मजबूत किया जाना चाहिए और इसको एआईएसएफ ने पहचाना और भारत में जनतंत्र मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। पहला आम चुनाव हुआ, दूसरा आम चुनाव हुआ, उसके बाद आम चुनाव हुए, राज्यों में हुए। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं, राज्यों में एक पार्टी की, दूसरे राज्य में दूसरे पार्टी की, वामपंथी, दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी। ये भारत का के जनतंत्र की मजबूती है। ये भारत ही है जहां एक सिख देश का राष्ट्रपति बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि बहुसंख्यक जनता, यहाँ मिश्रित संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है। ये सभी मिल करके इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ये राष्ट्र सभी के लिए है, सभी जनता के लिए, सभी नौजवानों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो जनतंत्र मजबूत करना, इसके लिए एआईएसएफ ने बहुत संघर्ष किया। और दूसरा, इस देश के आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना। अगर अर्थतंत्र मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्रवाद नहीं मजबूत होगा। इसलिए राष्ट्रीयकरण विदेशी पूंजी का, विदेशी कंपनियों का, राष्ट्रीयकरण बड़े बड़े इजारेदारों का, जिन्होंने बैठे बैठे अरबों खरबों 75 घराने पैदा हुए, जिन्होंने विशाल मात्रा में जनता की मेहनत इकट्ठा की, उसके खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र बना। आज रेलवे, बिजली, पानी, लोहा, कोयला, इस्पात, धातु इत्यादि आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं पब्लिक सेक्टर, उसी के आधार पर प्राइवेट सेक्टर का निर्माण होता है, उसी के आधार पर गृह उद्योग चलता है, उसी के आधार पर हमारा आपका जीवन चलता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पब्लिक सेक्टर के हाथ में। इसी रणनीति के तहत हमारे देश में विकास हुआ। दारेदार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में डॉक्टर वी गिरी जीत करके आए जनतांत्रिक शक्तियों के रूप में, और प्रीवी पर्स, रजवाड़ों का प्रीवी पर्स खत्म किया गया। ये संघर्ष हुए, बहुत बड़े संघर्ष हुए। इन संघर्षों में एआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। एआईएसएफ ने गोवा की आज़ादी में हिस्सा लिया। हमारे सीके चंद्रप्पन, जो आगे चल करके एआईएसएफ और एआईवाईएफ के नेता बने, वो वहाँ गए लड़ने के लिए। कुलदीप गए, एआईएसएफ के मेंबर थे, और भी बहुत सारे लोग गए सत्याग्रह करने के लिए 1955-56 के ज़माने में, आज़ादी के लिए। गोवा की में आज़ाद हुआ। पांडिचेरी की आज़ादी हुई 1954 में, उसके लिए भी एआईएसएफ ने संघर्ष किया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसमें एआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही। जन आंदोलन की 1955 में मसलन पटना में एक छोटी सी चीज को लेकर के छोटा सा झगड़ा, तो पुलिस वालों ने, बस में बाताबाती हो गई, झगड़ा हो गया विद्यार्थियों के साथ। उसके बाद बीएन कॉलेज के सामने फायरिंग हो गई, दीनानाथ पांडे मारे गए वहाँ के बरामदे में। और उसके बाद सारे बिहार में विद्यार्थी आंदोलन फूट पड़ा, जिसका नेतृत्व एआईएसएफ ने किया। ये श्रेय हासिल है एआईएसएफ को। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी ने मिलकर संयुक्त कर बिहार में कई दिनों तक संघर्ष चला। 1959 में
खाद्य आंदोलन चला सारे भारत, खास करके बिहार, खास करके भी नौजवानों और युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो इस तरह से 1952 से लेकर तो हर क्षेत्र में, खास करके शिक्षा के जनवादीकरण, खास करके शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको जनवादीकरण, खास करके एक सूचना के लिए एआईएसएफ ने बहुत बड़ा इस संघर्ष का नतीजा कि आज हमारे पास एक स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था और एक स्वस्थ पाठ्यक्रम है, जिसको तोड़ने की लगातार कोशिश पिछले कुछ वर्षों में की जा रही है, उसका की कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट मूवमेंट, विद्यार्थी इस दौर में 50 और 60 के दशक में, और उसने देश के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथियों, ये 50 और 60 के दशक आते आते विद्यार्थी आंदोलन नई मंजिल में पहुंचा। हमारे देश पर चीन का हमला हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, बड़ी दुर्भाग्य की घटना थी ये। इससे हमारे आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये एआईएसएफ वाले जो लोग हैं, इन्होंने चीनी आक्रमण का विरोध, एआईएसएफ का प्रस्ताव है उस समय जब चीन का हमला हुआ तो एआईएसएफ ने उसकी खुल करके अपने प्रस्ताव के जरिए निंदा की, और कम्युनिस्टों पर भी लोग आरोप लगाते हैं। एआईएसएफ में सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं और लोग भी हैं, लेकिन फिर भी उसको जोड़ करके लोग, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसने 1962 में चीनी आक्रमण का विरोध नहीं किया। नहीं, चीनी आक्रमण अक्टूबर में हुआ, 20 अक्टूबर को। उसके बाद 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक भारतीय कम्युनिस्ट राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें चीनी आक्रमण की 2 और ये घोषणा की गई कि हम देश की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा, हम उसका समर्थन करते हैं, उसमें हिस्सा लेंगे। और एआईएसएफ ने भी ये घोषणा की कि देश को बचाने के लिए हम सारे कदम उठाएंगे। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हमने राष्ट्रीय छात्र प्रतिरक्षा समिति में हिस्सा लिया, हमने रिलीफ इकट्ठा किया और जवानों के सामान इकट्ठा किया। 1964 में साथियों, अखिल भारतीय पैमाने पर विद्यार्थी आंदोलन का पुनर्गठन किया गया। 1950 के अंत, 60 के दशक के आरंभ में गंभीर स्थिति पैदा हो गई हमारे देश में। माओवाद का हमला हुआ अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, और हमला हुआ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के पैमाने पर, और आंदोलन में फूट डालने की कोशिश वाला, विचारधारात्मक कंफ्यूजन पैदा करने की, राजनीतिक कंफ्यूजन पैदा करने की, एक गलत समझदारी थोपने की परिस्थितियों से अलग होकर के। इसलिए माओवाद के खिलाफ, चरम वामपंथ के खिलाफ संघर्ष, ये बहुत ज़रूरी संघर्ष, आवश्यक हिस्सा है विद्यार्थी आंदोलन का, नौजवान आंदोलन का। इसलिए ये ध्यान रहे, 1964 में अखिल भारतीय पैमाने पर और बिहार के पैमाने पर एआईएसएफ का पुनर्गठन हुआ, एक नया संगठन बना। 1964 में पहला आंदोलन हुआ, यूएसआईएस की लाइब्रेरी हुआ करती थी पटना में, गांधी मैदान के पास में। यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस का ऑफिस था और उनकी लाइब्रेरी थी। साथ में बेड़े के खिलाफ और हिंद महासागर में अमेरिकी अड्डे के खिलाफ यह आंदोलन हुआ, और काफ़ी प्रभावशाली आंदोलन था। इससे काफ़ी आत्मविश्वास पैदा हुआ। 1965 में कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद एक बिहार व्यापी आंदोलन
फीस वृद्धि के खिलाफ पटना में आयोजित किया। यह पहला मौका था जब सारे बिहार से विद्यार्थी इकट्ठा हुए। 9 अगस्त 1965 को 8 आना फीस, 50 पैसा फीस बढ़ाई गई। उसके खिलाफ विद्यार्थियों में आक्रोश पैदा हुआ। गांधी मैदान से पुरानी सेक्रेटेरिएट जो आजकल है वहाँ तक जुलूस निकला। काफ़ी बड़ा जुलूस था, हज़ारों की संख्या में, और शांतिपूर्ण जुलूस पूरी तरह। मेमोरेंडम देना चाहते थे, मैं भी शामिल था उसमें एक विद्यार्थी के तौर पर। पटना में घुड़सवार पुलिस जमा थी। सरकार ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस आंदोलन को कुचलना है। घुड़सवार दौड़ाए, लाठीचार्ज हुई, अश्रु गैस, और उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग में पहले तो एक विद्यार्थी मारे गए। इसके खिलाफ उसी समय, उसी दिन शाम को पटना गांधी मैदान में विशाल आम सभा हुई, और फिर यह आंदोलन सारे बिहार में फैल गया। माओवाद के खिलाफ AISF ने आंदोलन चलाया, और बहुत जम करके चलाया, और आगे बढ़ा इस आंदोलन। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दिन सर्चलाइट दैनिक अखबार ने हेडलाइन दिया, अन फायरिंग ऑन स्टूडेंट्स, बिना भड़कावे के विद्यार्थियों पर गोलीबारी। और उसके संपादक TJS जॉर्ज, ये अखबार बिरला का अखबार था, TJS जॉर्ज ने संपादकीय लिखा इसके खिलाफ, गोलीकांड के खिलाफ, और बाद में सॉल्यूशन नाम से बुकलेट लिखी, किताब में। यह लिखने के लिए, विद्यार्थियों का साथ देने के लिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो TJS जॉर्ज और दूसरे लोगों ने विद्यार्थी आंदोलन का बहुत बड़ा साथ दिया। 1965 का यह आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1966 में रुपए का सारे देश में आक्रोश पैदा हुआ, और बिहार में उसके खिलाफ आंदोलन चला। दिसंबर 1966 में लगातार आंदोलन सारे बिहार, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और जगहों पर। यहाँ तक कि कुछ लेक्चरर मारे गए, बहुत सारे विद्यार्थी मारे गए, और AISF ने इन शहीदों की फोटो के साथ कार्ड विद्यार्थियों के बीच में सारे बिहार में बांटा और बेचा। और ये बहुत बड़ा उभार था। लगातार लगभग हर दिन आंदोलन चला। यह जो 1966 के उत्तरार्ध से शुरू हुआ बंद आंदोलन और दूसरे आंदोलन, सो 1967 के समय तक चलते रहे। कई बार गोलीकांड हुआ, कई बार बंद हुए, कई बार हड़तालें हुई। ये विद्यार्थी आंदोलन का नतीजा था कि 1967 आम चुनाव में देश के 17 में से 9 राज्यों में, बिहार समेत, कांग्रेस की हार हुई और गैर कांग्रेसी सरकारों का दौर शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान विद्यार्थी आंदोलन का रहा है। 1967 के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन के विद्यार्थी आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं हुई। जाने का हमारे पास समय नहीं, लेकिन कुछ घटनाओं का हम संक्षेप में उल्लेख भर कर देंगे। 1967 में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1969 में बैंकों हुआ और वामपंथी शक्तियां आगे बढ़ी। 73-74 में JP आंदोलन, जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा देकर एक ऐसा आंदोलन चलाया जो जनतंत्र के खिलाफ था, जिसमें RSS की प्रमुख भूमिका थी, जिसमें फासिस्ट ताकतें काफ़ी मजबूत थी। इसके खिलाफ AISF
संगठनों सीपीआई और दूसरे वामपंथी जनवादी पार्टियों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। दुर्भाग्य से कुछ चरमपंथी माओवादी इस जेपी के संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन के साथ थे। वो ये नहीं समझ रहे थे कि इसका असली चरित्र क्या है। इसका असली चरित्र धीरे धीरे आया। एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंसेस का दौर शुरू हुआ और ये एक फासिज्म के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी, क्योंकि उसमें यह आह्वान किया गया था फौज से और पुलिस से सरकार का आदेश मानना बंद कर दें। चुने हुए जो एमएलए और एमपीज हैं उनको उन्हें उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। तो ये एक एआईएसएफ ने कहा कि ये जनतंत्र के खिलाफ है। लेकिन इमरजेंसी लागू की गई और इमरजेंसी का विरोध, इमरजेंसी के खिलाफ सारे देश में भावना पैदा हुई और विद्यार्थी उतरे और 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। जेपी के आंदोलन का विरोध करने के लिए एआईएसएफ ने कहा और एआईवाईएफ ने कि इमरजेंसी लागू करना ज़रूरी नहीं था, ऐसा विचार सामने आया। 1977 के बाद एक दूसरा दौर शुरू होता है और हम उसके विस्तार में बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि 20वीं सदी का जो ये अंतिम 20 से 25 साल का दौर है, ये 20-25 साल का दौर एक बहुत बड़े परिवर्तनों का दौर है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात करना जरूरी है। वो विचार करना इसलिए ज़रूरी है कि इस बीच में 1965 में पांडिचेरी एआईवाईएफ का ज्वाइंट सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एआईएसएफ को एआईवाईएफ से एफिलिएट किया गया, संबद्ध किया गया और एक स्पष्ट ये तय किया गया कि एआईएसएफ और एआईवाईएफ का एक स्पष्ट विचारधारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, जनतांत्रिक क्रांति और वैज्ञानिक समाजवाद की ओर होना चाहिए। आगे चल करके 1969 और फिर 1971 में विशेष कैडर मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, विद्यार्थी और नौजवान कैडरों की दिल्ली में, और उसमें यह तय पाया गया कि रीओरिएंटेशन, नौजवान आंदोलन का दिशा निर्धारण होना चाहिए, जिसमें कि वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि समाजवाद के नाम पर काल्पनिक समाजवाद की तरह तरह के विचारधाराएं, तरह तरह के समाजवाद काम कर रहे थे और इसलिए विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए और इसलिए संगठन को रीओरिएंटेट करना, नई दिशा देना, स्पष्ट दिशा देना, यह तय किया। इसका यह मतलब नहीं है, जनवादी क्रांति मानने का यह मतलब नहीं कि हर मेंबर जो है क्रांति को समझ के ही आए, या हर मेंबर, कई ऐसे लोग समझते हैं कि मार्क्सवाद मान कर ही आए, ऐसा कोई पूर्व शर्त नहीं है। ये आंदोलन के दौरान और संगठन के दौरान विद्यार्थी समझेंगे तो, लेकिन इसका उद्देश्य एआईएसएफ का बहुत स्पष्ट है। फिर 1979 में 1979 में एक नई परंपरा डाली गई। 23 मार्च से आरंभ करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की याद में सप्ताह या पखवाड़ा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे आंदोलन हुए, रोजगार या कारागार का आंदोलन चलाया गया, जत्था निकालने का सारे देश, साइकिल जत्था निकाला गया और भी बहुत सारे आंदोलन हुए और जिसकी परिणति हुई, जैसा कि से ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि आखिरकार एक अभी हाल में लॉन्ग मार्च एआईएसएफ और एआईवाईएफ को की देर है। इसके अलावा कई बार
देशव्यापी पैमाने पर विद्यार्थियों की हड़ताल की गई। कम से कम 2 विद्यार्थी हड़तालें की गई। एक तो 15 मार्च 1988 को भारत ने और कॉलेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। और 11 दिसंबर 1998 को अखिल भारतीय विद्यार्थी हड़ताल संगठित की गई, जिसमें AISF की अग्रणी भूमिका रही। साथियों, बहुत सारे और संघर्षों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हमें तथ्यों और के वर्णन में कटौती लानी पड़ेगी। लेकिन कुछ बातों पर जो अंतिम हिस्सा है लेक्चर का, उसमें विचार करना आवश्यक है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के आरंभ में एक नई परिस्थिति पैदा होती है सारे देश में, दुनिया में। समाजवाद के बारे में, समाजवाद की पुनर्परिभाषा और विद्यार्थी और नौजवानों के आंदोलन का दिशा निर्धारण, खास करके सोवियत संघ के और पूर्वी यूरोप के सत्ताओं के पतन के बाद समाजवाद को हम 21वीं से परिभाषित करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर काम करने की, जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि पिछले 2 दशकों में और ख़ास करके 2014 से हमारे देश में एक दक्षिणपंथी रुझान आया है। यह दक्षिणपंथी रुझान 2014 में एक सत्ता परिवर्तन के रूप में आया। यह कुछ पार्टियों द्वारा दूसरी पार्टियों का स्थान लेना, पार्टियों का बदलाव भर नहीं है। यह चरम दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता पावर में आई है। चरम दक्षिणपंथी, एक्सट्रीम राइट विंग कम्युनल शक्तियां सत्ता में आई हैं। इससे हमारे देश को और हमारे देश का जो पूरा जनतांत्रिक ढांचा है, उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नाम एक खास नाम है, किसी पार्टी का को हम पसंद। बात यह है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमने जो कुछ हासिल किया, जो कुछ प्रगतिशील, अच्छा, सकारात्मक हमने हासिल किया, उस पर खतरा है। हमने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हमने तिरंगा झंडा फहराया 15 अगस्त 1947 को। शहीद भगत सिंह सारे शहीद हुए, नौजवान, छात्र, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और दूसरे लोग ढेर सारे, एक नया भारत बनाने के लिए, एक नया समाज बनाने के लिए। आज़ादी के बाद बहुत सारी कमियां रही, लेकिन जो सकारात्मक बात हुई वो ये कि एक जनतांत्रिक राष्ट्र बना, एक राष्ट्र, नेशन, नए किस्म आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित होकर देश आर्थिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। आज आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, खोखला नारा है। सही मायने में हम तो ज़्यादा आत्मनिर्भर 2014 उसके विस्तार में थोड़ा मैंने उल्लेख किया है कि आत्मनिर्भर क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है, आत्मनिर्भर देश क्या है। हमने दुनिया में जहाँ कहीं भी आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई वाले लोगों की मदद की। हमने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जहाँ इस देश में सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों संस्कृतियां हैं। बदलती है, कदम कदम पर वेशभूषा बदलती है। ये जुला ताना बाना है। इस ताने बाने को अलग करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, चरम दक्षिणपंथी लोग। अगर इस ताने बाने को कमजोर किया जाए, अलग करने की कोशिश की जाए, तो राष्ट्र नाम की चीज नहीं रहेगी।
भारतीय संविधान नहीं रहेगा। भारतीय संविधान सभी का है, जनता का है, भारतीयों का है। यह नारा जोर देकर इस नारे पर जोर दिया जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारे अपने अपने धार्मिक विश्वास हम और दूसरे विश्वास हो सकते हैं, ज़्यादा धार्मिक होते हैं, लेकिन धार्मिक लोग गैर धार्मिक लोग सभी मिल करके इस देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति का निर्माण कर रहे हैं। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है आज़ादी के बाद भी इस राष्ट्र को बनाने में, इस राष्ट्र का निर्माण करने में। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की फौज, हमारे जवान हमारे देश के तानाशाही के खिलाफ, पाकिस्तान में सैनिक तानाशाहियाँ हुई उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, चीन के आक्रमण का विरोध किया है, उससे लड़े, पाकिस्तान के आक्रमण का विरोध किया है। देश की रक्षा, देश कोई पत्थर सिर्फ नहीं है, देश पत्थर है, नदियाँ भी हैं, सीमाएं भी हैं, पहाड़ भी हैं, समुद्र भी हैं, और उसमें रहने वाले लोग भी हैं। उसमें रहने वाले लोग अलग अलग विचारों, धर्मों, पार्टियों, जातियों, भाषाओं, जिलों, राज्यों के हैं। यह एक अनेकता में एकता है जिसकी रक्षा हमें करनी है, जिसका बचाव हमें करना है। सबको शिक्षित बनाना है, जनवादी विचारों में शिक्षित करना है। वो चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे यीशु ख्रिस्ट हो, या चाहे इसी धरती, इसी राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा है, राष्ट्र का हिस्सा है। इसके अलावा विचारधारा की लड़ाई, तो इसके लिए एआईएसएफ को संघर्ष करना पड़ेगा। यह एक कठिन लड़ाई है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी, डेमोक्रेटिक ढांचा हमारा जो है जनतांत्रिक ढांचा, उस पर बहुत बड़ा खतरा है। दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एआईएसएफ को इसका सामना करना होगा और आम विद्यार्थियों को, आम जनता को इसके बारे में शिक्षित करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि विचारधारा की कमी नहीं होनी चाहिए। एआईएसएफ की एक अपनी विचारधारा है, आइडियोलॉजी। एआईएसएफ हमेशा ही इतिहास में चरम दक्षिणपंथ और चरम वामपंथ, चरम अति क्रांतिकारिता और अति अंध राष्ट्रवाद, अंध धर्मवाद के खिलाफ रहा है। और इसलिए विचारधारा में, स्वस्थ विचारधारा में विद्यार्थियों को, मेंबरों को और कैडरों को, कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना यह बहुत जरूरी है। धर्म राष्ट्र का हिस्सा है, धर्म एक विश्वास है। कईयों को धर्म में विश्वास नहीं है। धर्म लड़ने का साधन नहीं है एक दूसरे से। एक धर्म दूसरे धर्म से नहीं लड़ सकता है, एक धर्म दूसरे धर्म के साथ रहे। धर्म को मानना एक जनवादी अधिकार है। जब ये जनवादी अधिकार छिनने लगता है तो राष्ट्र बर्बाद होने लगता है। इस धर्म को मानना या उस धर्म को मानना, हर एक का अपना अपना अधिकार है। लेकिन जब एक धर्म दूसरे धर्म पर हमला करता है तो वो अपने ही धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, खास करके समझना। और इसलिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर, साहित्य, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार एआईएसएफ के, इसका इतिहास, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विचारधारा, और इस राष्ट्र और इस देश के निर्माण में विद्यार्थियों की अहम भूमिका, और उस अहम भूमिका में एआईएसएफ की अहम भूमिका। इन कुछ मुद्दों को लेकर एआईएसएफ को आने वाले समय में काम करना होगा, काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जब 85वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं एआईएसएफ की, तो इन इतिहास को याद करते हुए, वर्तमान को याद करते हुए और वर्तमान के आधार पर भविष्य के हमारा जो कर्तव्य है उसके बारे में स्पष्ट होते हुए हमें विद्यार्थियों को संगठित करना है,
उनको स्वस्थ विचारधारा देना है, उनको स्वस्थ शिक्षा देना है और AISF को और भी मजबूत करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर, और मैं आशा करता हूं कि AISF एक अत्यंत ही मजबूत और आंदोलन बन करके आगे उभरेगा और किसी भी तरह की तोड़फोड़ अंदर या बाहर की कोशिश को नाकाम करेगा। AISF मजबूत होगा तो विद्यार्थी आंदोलन भी उतना ही मजबूत होगा। AISF का इतिहास समझाया जाना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, या अब बना तब बना, अभी नहीं था तब नहीं था। इसके तारीखों के बारे में, इसके योगदान के बारे में गलतफहमियां पैदा की जाती है। इसलिए खुद इसके बारे में स्पष्ट हो जाइए, विचारधारा के बारे में स्पष्ट होइए, और एक मजबूत AISF की कामना करता हुआ आप सभी से मैं धन्यवाद देता हुआ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।